Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikri University, Multan. अच्छा गाइस, ये आज आप लोगों को ये आप लोगों की स्कीम ऑफ स्टडी दिखा देती हूँ। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको सोल्यूशन कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाना है। एंड सेपरेबल मेथड, और दो मेथड आज आप लोगों को बताऊंगी। इनकी डिटेल बताने का तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं डिटेल लेक्चर भी इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसी में ही आप लोगों को कवर कर लूँ। सेपरेबल मेथड और एग्जैक्ट मेथड हमारे पास क्या होता है। अच्छा, और ये आप लोगों को पहले बता चुकी थी, क्लासिफिकेशन भी आप लोगों को करवा चुकी थी। यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के ऊपर बात नहीं हुई थी, लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर भी पता नहीं मैंने डिटेल में बात की थी या नहीं की थी। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको डेफिनेशन सारी की सारी बता दी थी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी बता दी थी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी बता दी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बता दिया था। ये नीचे इसके एग्जांपल्स हैं। लीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से उसमें पूछा जाएगा। वाई और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सब की पावर 1 होनी चाहिए, और ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए। और हाँ, अगर इन सारों के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स वेरिएबल अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन वाई या वाई का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, या ये खुद भी इनकी पावर आप नहीं ले सकते। इन सब की पावर वाई और इसके जितने भी डेरिवेटिव हैं उन सब की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपके सामने है। एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के आपके पास जो सोल्यूशन निकलते हैं, डज नॉट के पहले तो सवाल पूछो क्या इसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आप निकाल सकते हो तो क्या उसका सोल्यूशन यूनिक निकलेगा या एक से ज़्यादा निकलेगा। तो यहाँ पे वही जवाब उसने दिया हुआ है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन निकल सकता है, मतलब आपके पास सोल्यूशन पहले तो निकल सकता है, और सोल्यूशन में अगर कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं तो सोच लो भाई उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। कॉन्स्टेंट्स में आप इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप नंबर पुट कर सकते हैं, तो उनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं, तो हम उन सोल्यूशन को जनरल सोल्यूशन बोलते होते हैं। और जिसका सिंगल सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हम उसे यूनिक सोल्यूशन बोलते होते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे डज द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ मोर देन वन सोल्यूशन, अगर उसका मोर देन वन सोल्यूशन है, ये इफ़ येस अगर हाँ, वी कैन फाइंड द सोल्यूशन विच सेटिस्फाई द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब आपके पास कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस भी गिवन होंगी। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशंस आपने अंदर पुट किया और उस सोल्यूशन का आपने यूनिक सोल्यूशन निकाल लिया, तो हम उसे बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। तो इसी तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में भी मैं आपको डेप्थ में जाके एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो आज इसके एप्लीकेशन के, ये हमारा जो सब्जेक्ट है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बायोलॉजी, और ये इन सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है हमारा सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह पढ़ाने जाते हैं, और यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन भी बहुत सारी हैं। अच्छा, हम लोग तो सिर्फ पढ़ जाते हैं ना, तो ये लोग हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की स्मॉल मेथड, सिंपल से मेथड सीखते हैं, और वही मेथड अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों को पीछे मैंने बता दी थी। अब यहाँ पे इक्वेशंस आ गई हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या था, एक अननोन फंक्शन और उसके डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अननोन फंक्शन वाई है, और इसके डेरिवेटिव ये सारे डिपेंड कर रहे होंगे, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, और ये इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सामने आ गई हैं। अंदर डेरिवेटिव्स हैं, वह डिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं, उनके डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। यहाँ वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल और इधर एक वेरिएबल शो नहीं कर सकता, वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वैसे ये वाली प्रॉपर नहीं है इधर मेंशन करना, लेकिन चलो इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन भी आगे दो टाइप्स हैं, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले मैं बता चुकी हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अंदर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं तो ये देखो, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं तो हम इन्हें इधर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम इन्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड से, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर आपका सिंगल होगा, तो हम इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये नीचे इसकी एग्जांपल्स गिवन है, आगे चलते हैं। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इसको डी वाई बाई डी एक्स, ये इसमें जो डी बाई डी एक्स होता है इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। ये वही बात है, डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, हम इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। और ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल, ये भी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसका। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाँ, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव अंदर ढूंढो, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव इधर 2 है तो इधर 2 हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव इधर 4 है तो इधर इसका ऑर्डर 4 हुआ। इसी तरह डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर को देखते हैं। द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की आपने पावर देखनी है, वही आपकी डिग्री कहलाएगी।
द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन व्हेन द डेरिवेटिव आर ऑफ द फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, मतलब आपके डेरिवेटिव्स जो हैं वो उधर उनकी पावर फ्रैक्शंस भी ना हो और रेडिकल्स भी ना हो। रेडिकल्स क्या होते हैं, वो 1/n 1/2 1/3 वो वाले भी ना हो, मतलब फ्रैक्शंस भी ना हो। तो हम अगर इस फ्रैक्शन से फ्री हैं तो आप उसकी वो जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री ही उस मतलब उसी की पावर आपकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। तो अभी तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव ये किया गया, ये इसमें सबसे इसका ऑर्डर हो गया 4, इसकी डिग्री क्या, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 है। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यहीं से आपको डिग्री भी मिलेगी, ऑर्डर भी मिलेगी। सबसे ज़्यादा टाइम इसमें ऑर्डर जो है मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 है और इसी की पावर जो है वो हमारे पास 1 है। अच्छा इसमें देखो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, यहीं से आपको डिग्री भी मिलेगी, ऑर्डर भी मिलेगी। इसमें ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री कितना हो गया ये 3। आगे चलते हैं। अच्छा अब इधर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के डिफरेंस बता रहे हैं। ये देखो जैसे सपोज दैट मेरा एक ये इसका ग्राफ था, कर्व था एक। अब ये जो ये स्टार्टिंग कंडीशन है हम इन्हें इनिशियल कंडीशन या स्टार्टिंग कंडीशन बोलते हैं, ये जो फाइनल कंडीशन है हम इन्हें एंडिंग कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। दूस प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व सम इनिशियल कंडीशन, ऐसे प्रॉब्लम जिनमें इनिशियल कंडीशन इन्वॉल्व है हम उन्हें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। इसी तरह आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की भी डेफिनेशन बता सकते हैं। दूस प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व बाउंड्री कंडीशन हम उन्हें बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। अच्छा और फिर ये इसकी एग्जांपल्स हैं, इसकी लॉजिस्टिक इक्वेशन आपके सामने गिवन है और ये इस फॉर्म में मतलब जितने डेरिवेटिव होते हैं ना उतनी कंडीशंस आपको गिवन होती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, आगे चलती हूँ। चलो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में आपको बता देती हूँ। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या करता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, इसमें जितने डेरिवेटिव होते हैं उतने कॉन्स्टेंट्स अंदर आ जाते हैं, कांस्टेंट आ जाते हैं। तो जब इसके अंदर कांस्टेंट आ जाएंगे तो उन कांस्टेंट्स को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो भी कंडीशंस गिवन होंगी हम अंदर अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे। और सॉल्यूशन में जब हम अप्लाई कर देंगे तो वो जो अननोन कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू निकल आएगी। जब उस वैल्यू निकल आएगी उसे सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो वो जो आपका जो सॉल्यूशन होगा फ्री फ्रॉम कांस्टेंट्स हो जाएगा, कांस्टेंट से वो आज़ाद हो जाएगा। तो जब ये वाली सिचुएशन पेश आ जाए तो आप लोगों ने क्या कहना है कि भाई ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मतलब आप उन कॉन्स्टेंट्स के जो अंदर सॉल्यूशन में कॉन्स्टेंट्स अननोन कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास अगर कोई कंडीशन गिवन है तो सॉल्यूशन में पुट करें, उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आप निकाल लोगे। जब आप वैल्यू निकाल लोगे तो फिर तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये क्या बता दिया आपको, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में भी बता दिया। ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके बारे में आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होते हैं। मतलब इसका ये है कि आपके पास ऐसी ऑर्डिनरी मतलब सिंपल डेरिवेटिव आपके पास गिवन होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, उसमें डेरिवेटिव मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ होगा। तो अब इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसकी एक टाइप है इसे एग्जैक्ट भी बोलते हैं। एग्जैक्ट मेथड आप लोगों को सोल्व करना भी सिखाती हूँ। जैसे सपोज दैट ये मेरे पास क्वेश्चन है, मेथड आपको यहाँ से बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया ताकि आपके पास जब PDF फॉर्म में आए ना तब आपके पास ना सारा कुछ अवेलेबल हो PDF फॉर्म में। तो वो मैंने इधर भी कर दिया। जैसे फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, अच्छा ये सेपरेबल, ये वाली फॉर्म है। हाँ ये देखो एग्जैक्ट वही वाला वो मैंने कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो एन एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इस शक्ल की होती है, इस शेप में होती है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव अंदर 1 होगा तो आप उसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपका P का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लो, Q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लो। अगर दोनों के जवाब सेम आ गए तो आपने कहना है यस ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास ये इक्वेशन स्टार गिवन है ये एग्जैक्ट है। अगर इन दोनों के वैल्यू सेम नहीं आती तो आपने कहना है कि ये नॉन एग्जैक्ट फॉर्म है। ये वाली इक्वेशन है ना ये नॉन एग्जैक्ट, मैं इसकी एग्जांपल करवाती हूँ तब आप लोगों को थोड़ी सी ये क्लियर होंगी चीज़ें। तो वो कहते हैं ये नॉन एग्जैक्ट फॉर्म है। तो जब आपकी नॉन एग्जैक्ट फॉर्म होती है हम उसे एग्जैक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये देखो, वो क्या कहता है कि ना मतलब P माइनस Q किया डिवाइडेड बाई Q करो, अगर आपका आंसर आ जाता है f(x), मतलब ये f(x) है, आप इस इक्वेशन को f(x) से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसे ये f(x) से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप वो f(x) और p(x) उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना, q(x) मल्टीप्लाई बाय f(x) उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना। दोनों के जवाब फिर सेम आएंगे। जब सेम आने के बाद क्या काम करना है वो आपको मेथड बताती हूँ, वो बहुत आसान है, वो भी आपको मेथड बताती हूँ, उसकी तरफ लेके जाती हूँ। चलो पहले एग्जैक्ट मेथड आप लोगों को सोल्व करना सिखा देती हूँ। तो ये आपके इसी तरह आप नॉन एग्जैक्ट का एक और केस ये है, एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जब आप इन दोनों को माइनस करें, इससे डिवाइड करें तो आपके पास x और y की
मिक्स शक्ल आ जाएगी, उससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब सॉल्व करने का कैसे तरीका, ये नॉन एग्जैक्ट के लिए तो आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे, इस तरह से ये फैक्टर बन जाएगा। उस फैक्टर को आप इस ओरिजिनल क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके ऊपर आप चेक करके देखें, पी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालें, क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव मतलब वो यहाँ पे जो शक्ल बनेगी उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे जो शक्ल बनेगी ये आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो शक्ल बनेगी उसको आप क्यू का से पार्शियल डेरिवेटिव लें। तो अगर दोनों के जवाब सेम तो येस वो एग्जैक्ट बन जाएगा, अगर सेम नहीं आते तो फिर आपने उसे एग्जैक्ट बनाना होगा, नॉन एग्जैक्ट है। तो ये नॉन एग्जैक्ट की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो तीनों की तीनों मैंने आपके सामने मेंशन कर दी हैं और उनके फार्मूलाज भी आपके सामने मेंशन कर दिए कि आपने ये मेथड लगा के उन्हें सॉल्व करना है। एक या तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बनेगा या वाई का फंक्शन बनेगा या इन दोनों का मिक्स का बनेगा, जो भी बनेगा आपने उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस ओरिजिनल क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है। जब आप उसे ओरिजिनल क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपने ये कंडीशन चेक करनी है, अगर ये कंडीशन से चेक हो गई दोनों जो एक दूसरे के बराबर, या तो दोनों बराबर आएंगे या बराबर नहीं आएंगे। अगर बराबर आए थे तो इसे आपने एग्जैक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अब एग्जैक्ट मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करना है वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ है, अब कहाँ जाना है हमने, हाँ यहाँ जाना है। आ जाओ भाई आ जाओ। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ये एग्जैक्ट मेथड को सॉल्व करने का सिखा रही हूँ। ये p मैंने इसमें पकड़ लिया, ये जो ये dx के साथ होता है वो पूरा p है, dy के साथ जो खड़ा है वो पूरा का पूरा q है। आप p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें। अब देखो y इसमें है नहीं तो ये तो हो जाएगा 0, y इसमें है ये वाली टर्म हो जाएगी 1। पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में आपको पता है ये सिर्फ y को ही वेरिएबल मानता है, x को वेरिएबल नहीं मानता। तो y का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा आपके पास ये। तो जब आपके पास आ गया ये आ गया तो आप अच्छा चलो जो इसी तरह आप q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q का पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ, हाँ q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना था। तो ये इधर तो x है नहीं, x तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका पार्शियल डेरिवेटिव टू 3x² आ जाएगा। दोनों का जवाब सेम, इसका मतलब है जो गिवन इक्वेशन स्टार है ये हमारे पास एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट को सोल्व करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ अच्छा आ जो, हाँ ये मैंने मेथड बताया हुआ है, एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट मेथड। सबसे पहले आपने टी निकालना है। टी क्या करता है, वो जो पी आपका पी है ना, पी का इंटीग्रेशन ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी तरह एस निकालना है। एस क्या करना है, एस के इस चीज़ को गौर से देखो, पूरा का पूरा क्यू का नहीं लेना आपने, वो टर्म्स लेनी है क्यू एक्स वाई की, वो टर्म्स लेनी है जो इंडिपेंडेंट है एक्स से, जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आपने वो टर्म्स लेनी है। एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये बात याद रखिएगा। जब आपका टी निकल आए और फिर उसका आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लें, जब टी निकल आए एस निकल आए, दोनों को ऐड करके इक्वल टू किसी कांस्टेंट के रख दें तो हमारे पास क्या वो यही आंसर आपका निकल आता है। अगर आपने इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ये आपके पास आंसर निकल आएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, वो बता दिया। तो अब आ जाओ, ये देखो आप टी निकाल रहे, टी क्या कहते हैं, पूरा के पूरे पी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करो। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, आप ज़रा देखें इंटीग्रेशन अलग अलग दें। ये देखो इसके ऊपर एक्स के लिहाज से आप इंटीग्रेशन लेंगे, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, एक्स तो वाई को भी नहीं जानता, इन कॉन्स्टेंट्स को भी नहीं जानता। तो आप इसका एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे, पावर में ऐड, उसी से डिवाइड, बाकी सारे एज इट इज़ खड़े रहेंगे। इसका आप इंटीग्रेशन लेंगे, टू कॉन्स्टेंट है पीछे जाएगा, ये इंटीग्रेशन ये कैंसिल होगा, एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये तो इधर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह एस निकाला, एस में वो टर्म देखनी है जो एक्स से आज़ाद हो, पूरा का पूरा क्यू एक्स वाई आपने नहीं लेना, वो वाली टर्म देखनी है। ये वाली टर्म में एक्स इन्वॉल्व है, ये आप नहीं ले सकते, इस वाली टर्म में एक्स नहीं है, तो पूरा का पूरा ये वाई का आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये देखो वाई आ गया, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने एस और टी को दोनों को ऐड कर देना और ये हमारे पास आंसर आ गया। आ रही है समझ आप लोगों को? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली रुको 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 रुको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये सेपरेबल वालों की एग्जांपल है, सेपरेबल वालों की एग्जांपल है, ये भी सेपरेबल वालों की एग्जांपल है। एग्जैक्ट वालों की एक और एग्जांपल नहीं है, एग्जैक्ट वालों की और एग्जांपल नहीं है। तो एग्जैक्ट वाला मेथड जो है ना वो आसान था, पी आपने टी और एस निकालना है और सिर्फ अगली फिर ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये भी इसमें भी हाँ ये देखो आप पी निकाल लेंगे, क्यू निकाल लेंगे, टी बनाना है इसमें से, ये देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से आज़ाद। अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गई, अगर एक जैसे ये देखें इसमें एक्स से आज़ाद टर्म ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो जहाँ पे एक्स से आज़ाद मतलब ऐसी वाई जो अकेली वाई की टर्म हो इस वाली साइड पर, मतलब एस बनाने के लिए हम वो टर्म ढूंढते हैं ना जिसमें सिर्फ वाई इन्वॉल्व हो, एक्स इन्वॉल्व ना हो। जैसे
ये भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये भी टर्म आप नहीं ले सकते, इसमें भी एक्स इन्वॉल्व हो गया, ये भी नहीं ले सकते। तो उस केस में एस हमारा आपने ज़ीरो लेना है, ये बात याद रखिएगा। तो आप सिर्फ टी का इंटीग्रेशन लेंगे, सिर्फ एक्स आपका ज़ीरो हो जाएगा और फिर वो तो काम ख़त्म, वो तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। एक और मज़े की बात यहाँ पे, जब आपको ये इनिशियल कंडीशन गिवन हो तो आप इस इनिशियल कंडीशन को अंदर पुट करेंगे, वो आप लोगों को मैं बनाना सिखाती हूँ। तो एग्जैक्ट मेथड हमारा एग्जैक्ट मेथड इस क्वेश्चन का हो गया। अब सेपरेबल मेथड की तरफ चलती हूँ। और सेपरेबल में हम लोगों ने अच्छा इसे तो कट करो सर ना। अच्छा ये आज सेपरेबल वाले मेथड करते हैं हम। सेपरेबल वाले क्वेश्चन अब हम सोल्व कर रहे हैं। सेपरेबल का मेथड आप लोगों को पहले बता देती हूँ। सेपरेबल ये एग्जैक्ट मेथड तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। सेपरेबल ये हाँ सेपरेबल का मेथड आपको बता देती हूँ। सेपरेबल में क्या होता है, उसमें फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। आपके पास इस तरह के क्वेश्चन गिवन होते हैं, एक साइड पे डेरिवेटिव होता है, दूसरी साइड पे ये होता है। ये जो ये वाला फंक्शन होता है, ये एक्स और वाई दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। दोनों जब सेपरेट हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे, एक्स वाले यहाँ पे अब ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहे हैं, एक्स वाले वेरिएबल सारे एक साइड पे कर दें, वाई वाली फैमिली सारे एक, जहाँ जहाँ वाई इन्वॉल्व है सारे एक साइड पे लेकर आ जाएं, एक्स वाले सारे एक साइड पे ले आ जाएं। जैसे ये देखें, ये वाई वाला था इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। इधर ये देखो ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। मतलब ये जो ये वैल्यू है ये एफ एक्स वाई की यहाँ पे पुट कर दी, एक्स वाले अलग कर दिए, वाई वाले अलग कर दिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड पे लिया, ये आपके पास आंसर निकल आएगा। और ये मेथड इसलिए मैं इसको इतना स्ट्रेस नहीं दे रही क्योंकि ये मेथड आपने एफएससी में थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में आप लोगों ने किया था। मेरे ख्याल से 3.9 या 3.9 थी आई थिंक, सबसे लास्ट एक्सरसाइज थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो मैं अपने बच्चों को करवा के आ रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इसके ऊपर जैसे अब देखें ये क्वेश्चन है, ये एफएससी से ही आई थिंक उठाया हुआ है। आप एक्स वाला वेरिएबल अलग कर दें, ये सारे इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब आप इंटीग्रेशन इधर भी लें, इंटीग्रेशन इधर भी की। अच्छा अब ज़रा हाँ ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर स्टार आपकी बन गई है। अब आप जब ये हमारे पास आंसर आ गया है, अब इसमें देखें आपके पास ये कंडीशन गिवन है। ये कंडीशन क्या कहता है, एक्स की वैल्यू 1 रखो तो वाई का आंसर 2 निकलता है। तो अच्छा तो अब आप इस इक्वेशन में सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये आप अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है एक्स हमारा 1 है और वाई की वैल्यू ये हमारी 2 निकली है। अच्छा अब जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ 1 पुट करो, जहाँ जहाँ वाई नज़र आ रहा है वहाँ पे 2 पुट करो। ये देखो ये आपको पता है log ऑफ 0 तो 1 होता है। अब इधर ज़रा पुट करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सी का जवाब निकल आया। ये पूरा सी का आंसर है। अब सी ये क्वेश्चन नंबर स्टार में सी की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू पुट कर दी हमने। अच्छा और क्या हुआ है हमारा, और बस ये सिंप्लीफाई कर रहा है और ये आंसर अकेला वाई इस साइड पे आ जाएगा, बाकी सारी एक्स की फैमिली साइड पे चली जाएगी। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है। इस वाली साइड पे आप ये इधर माइनस का है, इसको उधर जाके पॉजिटिव कर दो। अच्छा ये एक्स वाली फैमिली को इधर आ जाओ, वाई वाली फैमिली को उधर भेज दो। ये देखो अब सारे एक्स भी अलग हो गए हैं, वाई भी अलग हो गया। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड पे ले लें। अब ये मैं नेक्स्ट उस पर जाती हूँ, कहाँ है ये देखें। अब आप ये हाँ लोग आ गया है, लोग फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल हो गया ये। अब क्योंकि इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं थी, वरना इसी की भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है, आप एक्स और वाई अलग अलग लें, इसे सिंप्लीफाई करें और ये आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कहाँ है, चलो ये आ रहा, ये रहा, यहाँ जाना है। अच्छा ये अच्छा और ये हाँ ये देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद करेंगे। आंसर यहाँ मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग खुद करेंगे, 4 भी आप लोग खुद करेंगे। अच्छा और ये एक क्वेश्चन है, ये इसके मेरे ख्याल से स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है और ये इनिशियल कंडीशन भी आपको साथ गिवन है। आप ये 1 + t², इसमें आप y² कॉमन है, कॉमन ले लो। अब देखो 1 + t², इसके पास भी मजीद कॉमन ले लीजिए, हमारे पास आंसर आ गया। अब t वाली फैमिली अलग कर दो और y वाली इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अच्छा अब आप इंटीग्रेशन बोथ साइड पे लें, ये देखें इंटीग्रेशन लेते हैं बोथ साइड पे, इधर भी आ गई इधर भी आ गई। आप इधर इंटीग्रेशन लेंगे tan इनवर्स बन जाएगा, इधर इंटीग्रेशन लेंगे ये आपके पास यहाँ पे एफएससी के सारे फार्मूलाज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके। अच्छा फिर इधर tan इनवर्स है, इसको उधर फेंके, उधर जाके हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा अब इधर x0 और y1 पुट करेंगे, t0 ये t0 इधर पुट करेंगे और y इधर 1 पुट करेंगे, तो इस c की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो ये c की वैल्यू अब दोबारा आप इधर ही पुट कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ठीक है बस हो गया। अच्छा इसी तरह हमारे पास इसी तरह अच्छा इसी तरह हम इस शक्ल में भी हम अपने ये देखें, इस शक्ल में भी मैं पुट कर रही थी सी t0
और T0, हाँ, टेन इनवर्स, हाँ ठीक है, सी की वैल्यू ये भी इसी तरह से ही ठीक है। ये दोनों सोल्यूशन आपके आ गए। इसी तरह ये क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे सेपरेबल वाले मेथड में, ये वाले क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अच्छा, सेपरेबल भी मेथड हमारा हो गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की भी क्वेश्चन हमने करवा दिया, ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया हुआ है, सेपरेबल से करवाए हुए, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये भी सेपरेबल वाला क्वेश्चन है, ये इसे सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारे पास आंसर आ गया। चले ठीक है, अब हमारे पास मेरे ख्याल से सेपरेबल भी कवर हो गया है हमारा, और एग्जैक्ट भी कवर हो गया है, और आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बता चुकी हूँ। चलें ठीक है, इंशाल्लाह अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट उसके साथ। अच्छा, यूनिकनेस, अभी थोड़ा सा टाइम है, यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस को आपको बता देती हूँ मैं यहाँ से। ये यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस को, ये यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस की ये डेफिनेशन है। और यहाँ यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस की मेरे ख्याल से आपको लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस की ये प्रॉपर डेफिनेशन है। इफ़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन कैन डिटरमाइन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, अगर गिवन प्रॉब्लम का आप एटलीस्ट वन सोल्यूशन निकालने में कामयाब हो गए हो, द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज सेड टू बी एग्जैक्ट, तो हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एग्जैक्ट कहेंगे। फ्रीक्वेंटली मैथमेटिकल प्रूव एग्जिस्टेंस, मतलब अब मैथमेटिक्स में हर मेथड के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जाता है। इसी तरह अब इफ़ वन सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज नोन टू एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्टेंस का अगर एक सोल्यूशन आप निकाल लोगे बट नॉट नोन हाउ मैनी टोटल सोल्यूशन, लेकिन आपको कंफर्म नहीं हो कि टोटल कितने सोल्यूशन निकाल रहे हो, मे एग्जिस्ट, इट इज़ कॉमन टू से डैट एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो हम इसे बोलेंगे कि इसके एटलीस्ट वन सोल्यूशन निकल रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस के बारे में आपको बता दिया। इसी तरह आपको यूनिकनेस के बारे में भी बता देती हूँ। यूनिकनेस के द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ओनली पॉसिबल सोल्यूशन, सिर्फ एक पॉसिबल सोल्यूशन निकलने का अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है, सिर्फ एक सोल्यूशन निकालने की आपके पास ताकत है, तो हम इसे बोलेंगे यूनिक आपका सोल्यूशन निकल सकता है। वो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको एक सोल्यूशन निकाल के दे, तो हम इसे बोलते हैं यूनिकनेस, बोलते हैं यूनिकनेस प्रॉपर्टी, बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का निकल आ रहा है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों के अब मैंने फर्स्ट और सेकंड कवर कर लिया, तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।